किस तरीके से आप करोगे, सारा नहीं बोलूंगी करने के लिए, जो जो मेन मेन चीजें वो तुम्हें बता दूंगी, लेकिन विद टाइम बताऊंगी। मैं सारा तुम पे लोड नहीं दूंगी कि ये भी कर लो वो भी कर लो, बट प्लीज मैक्सिमम कर लेना चीजें, है ना? ओके मैम। ठीक है। और बहुत से बच्चे तो कर भी रहे होंगे, मुझे उनको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इस पे मेरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि खुशबू मैम जब कराएंगे मैं तब करूंगा या करूंगी, वो साइड बाय साइड अपना कहीं ना कहीं बैठ के कर रहे हैं, ये चीज मुझे पता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी सारे स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, एंड मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी जब तुम लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे पता है मोस्टली बच्चों ने ये सीयूटी और नीट का फॉर्म तो फिल किया ही किया है, कुछ बच्चों ने तो तीनों का फॉर्म फिल किया, नर्सिंग का भी, सीयूटी का भी एंड नीट का भी, है ना? तो मैं यही बोलूंगी जब तुम्हारा क्रैश कोर्स चालू होगा, स्टार्ट होगा, तो प्लीज आप ऐसे मत करना मेरे को नीट का भी लेना है, मुझे सीयूटी का भी लेना है, मुझे इसका भी लेना है। जिसका आप लेना चाहते हो उसका ही लेना, क्योंकि 2-2 घंटे की आपकी क्लासेस चलेंगी नीट की डेली, 2 घंटे फिजिक्स की, 2 घंटे केमिस्ट्री की, 2 घंटे बायोलॉजी की, और फिर उसके अलावा आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा सोल्व करने के लिए। तो तुम सोच रहे हो तुम्हारा बहुत हेक्टिक होने वाला है, समझ रहे हो? तो एक ही चीज को पकड़ लो। अगर कोई बच्चा सीयूटी को टारगेट कर रहा है तो भाई प्लीज सीयूटी की तुम वो ले लेना क्रैश कोर्स। अगर कोई नीट को टारगेट कर रहा है तो वो प्लीज नीट में आइएगा। तो लोग नर्सिंग का कर रहे हैं वो प्लीज नर्सिंग का ले लेना। यस ख्याति मैम मैं क्या कह रही थी कि मैम कह रही थी कि एम्स की भी क्लासेस होंगी, एम्स नर्सिंग की, हाँ तो हाँ मैम हाँ, वो किस टाइम होंगी? वो टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा नर्सिंग मैम की वो भी क्लास। 25 मार्च से स्टार्ट है? जी 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 जी, वो अलग अलग टीचर्स लेंगे। नीट का मैं लूंगी, ठीक है। सीयूटी और नर्सिंग का देखते हैं कोई और लेगा, मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा जहाँ पे आप, जिसमें आप जाना चाहते हैं वही लीजिएगा। नीट की तो 2 2 आवर की ही क्लास होगी, तो तुम सोच 6 घंटे की तो सिर्फ तुम्हारी क्लास क्लास चलेगी। उसके अलावा तुम्हें असाइनमेंट ये सब करना है, मतलब पूरे दिन ही पढ़ना है, समझ रहे हो? पूरे दिन ही पढ़ना है लोगों को, बस टाइम रह गया, पढ़ डालो 16 घंटे 17 घंटे, जितना टाइम मिलता है पढ़ डालो। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, तुम्हें भी लगना है। मैम जैसे किसी को की भी लेनी है, नीट की भी लेनी है? दोनों की तो फिर ऐसे होगा ना, रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी बेटा। हाँ, क्योंकि सेम ही टाइम होगा जो नीट की क्लास होगा वही रहेगा एम्स में भी। मे बी बच्चा, चलो ठीक ओके। है। क्रैश को 25 मार्च से स्टार्ट होगा, हम उस पे नहीं करें, पहले हम सॉलिड स्टेट हमें कवर करना है, वो सब में ही आना है। ठीक है, तो हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट देखो, जो चैप्टर है ना वो तुम्हारा 12th में दिया गया है, राइट? समझ रहे हो ना? देखो, आपको पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है ना, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सी होती है? वैसे तो एक्चुअल में 5 होती हैं, लेकिन हमें पढ़ाई कौन सी जाती है? 3 ही हम पढ़ते हैं जनरली, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही पढ़ते हैं हम। ठीक है, सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड आपका स्टेट है वो हम सारा इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। लिक्विड वाला हम, जो आपका 12th में सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें हम करके आते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में करते हैं ना, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब टर्म्स हम वहां पे स्टडी करते हैं। और गैस जो है, गैसियस स्टेट, आप 11th क्लास में पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉलिड स्टेट के बारे में करना है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी हूँ, मैं बेसिक से लेकर आपको आपके नीट लेवल तक लेके जाऊंगी। ठीक है, थोड़ा फील आना चाहिए कि हम एग्जैक्ट कर क्या रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड पे जंप करूंगी तो फिर वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? यस मैम। ओके, या तो मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना, या फिर आप मेरे से ऐसा बात करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हाँ जी बेटा, क्या हुआ? मैम क्लियर है वॉइस, ये कह रहा था। हाँ, और ट्राई करना जितने बच्चे यहाँ पे अभी मेरे साथ कनेक्टेड हो वो प्लीज 6:30 तक रहना। बहुत अच्छा चैप्टर है, सच में बोल रही हूँ, मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा है 3 वो दिखा रखे, सॉलिड, लिक्विड, गैस दिखा रखा है, क्योंकि सॉलिड स्टेट चैप्टर है तो पहले हम यही समझेंगे कि शुरू कहाँ से करें, ये चीजें होती क्या है। आई नो कि सबको पता है, बट फिर भी सॉलिड आप लोगों को पता है। जैसे आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा के दिखाई हुई है। सॉलिड आपको पता है रिजिड होता है, राइट? आप बोलते हो
सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, आप एटम बोलो या आयंस बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो, मैं ना जब भी ये बात करूंगी ना इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में, तो अपने आप समझ जाना कि मैम पार्टिकल से मैम का मतलब क्या है। वो एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड में आपको पता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। अगर मैं बोलूं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही पढ़ते हो तुम लोग, है ना। तो आप बोलते हो लिक्विड है ना, लेकिन वो क्या करते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं बस, ठीक है, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट हो सकते हैं, ऑसिलेट हो सकते हैं, ठीक है, ओके। फ्रीली मूव नहीं होते, ठीक है जी। फिक्स शेप रहती है, ये आपको पता है, ठीक है। फिक्स वॉल्यूम रहता है, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल, ये फोन ही ले लो, ठीक है, ये भी क्या है, इसको तोड़ मरोड़ तो सकती नहीं हूं मैं, ठीक है। तो रिजिड है। उसके बाद मैं बात करूंगी लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या सीन होता है, रिजिड नहीं होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, बट वॉल्यूम आपका फिक्स होता है, राइट। गैसेस क्या होते हैं, उनका कोई फिक्स शेप होता है, ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, और ना ही वो रिजिड होते हैं, ठीक है। मस्त मजे से घूमते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यस। अगर मैं बात करूं आपकी थर्मल एनर्जी की, तो थर्मल एनर्जी तुम मुझे बता सकते हो कि किसकी सबसे ज्यादा होगी। गैस। है ना, ये तो पता ही है तुम्हें, गैस की, फिर लिक्विड की, और लास्ट में किसकी, सॉलिड की, ठीक है। चलो ये तो था बिल्कुल बेसिक, ठीक है। आप लोगों को पता है लिक्विड और गैसेस को आप जनरली क्या नाम दे देते हो कि मैम वो फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड्स क्यों हैं, क्योंकि एबिलिटी है उनकी फ्लो होने की, है ना, यही बोलते हो ना। जबकि सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, ठीक है, ओके। तो बच्चे क्योंकि हम सॉलिड स्टेट चैप्टर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स है ये आपको करनी है। एनसीईआरटी में जो भी एक एक लाइन लिखी हुई है इस चैप्टर की, हमें वो स्किप नहीं करनी है। आपको पता है कई बार अगर एग्जामिनर को बहुत इजी क्वेश्चन सेट करना है सॉलिड स्टेट में, तो वो क्या देता है कि इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग सॉलिड, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। क्या है, उनका मास, वॉल्यूम एंड शेप डेफिनेट रहता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्योंकि पास पास होते हैं तो शॉर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और रिजिड होते हैं, ठीक है जी। यस मैम। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि अरे मैम समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम सीखोगे, आज नई चीज तुम्हें क्या सीखनी है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में, तुम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में क्या सीखने वाले हो, ठीक है। अब क्योंकि चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है, तो हम स्टार्ट ही कहाँ से कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। कितने टाइप्स ऑफ सॉलिड हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं, तो बच्चे आपको दो टाइप के सॉलिड यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, सेकंड आपको ये पढ़ना है कि अमोर्फस सॉलिड क्या होता है। समझ रहे हो, दो टाइप के सॉलिड्स आपको डिस्कस करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बोले तो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, उनको किस किस तरीके से रखा हुआ है, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, उस बेसिस पे हम दो तरह के सॉलिड्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज अमोर्फस, ठीक है। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं बताते हुए चलूंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं और अमोर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं, ये आपको दो फिगर दिखाई दे रही होगी। आपको मैं बस 5 मिनट रुको, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या चीजें दी हुई है। इस फिगर के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो देखो, क्रिस्टलाइन का मतलब समझो, क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं, मतलब जो आपके एटम्स हैं, जो आपके आयंस हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है ना, उनका जो अरेंजमेंट है बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है, उनको बहुत अच्छे तरह से रखा हुआ है, उनका जो पैटर्न है वो रेगुलर है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि आप एक पार्टिकल, सपोज ये Na है, एक सेकेंड, हाँ, मान लो ये Na प्लस है और ये पिंक वाले Cl नेगेटिव है, ठीक है। तो Na प्लस को देखो कैसे कैसे रखा हुआ है, ये बोलना गलत होगा वैसे, छोड़ो, सिंपल देखो इधर कि देखो, जैसे अगर मैं बात करूं पार्टिकल्स को, जैसे कैसे रखा हुआ है, एक लाइन में रखा हुआ है, आप इसी लाइन को ऐसे और बढ़ाते जाओ, सेम सेम सेम, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट है,
समझ रहे हो ना कि Yes, sir. वो आपके ब्लू वाले पार्टिकल्स है उनको एक ही लाइन में रखा हुआ है, ठीक है, और जो पिंक वाला है उसको किसके बीच में रखा हुआ है, ग्रीन वाले के बीच में रखा हुआ है। तो आप देख पा रहे एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक रेगुलर पैटर्न है, किसका किसका, जो आपके कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स का। हर टाइम के बाद वही, अगर आप 5 मिनट बाद देखोगे तो भी आपको वो सेम पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, 10 मिनट बाद देखोगे तो आपको वही सेम पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड, भाई इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, वो थोड़ा सा सीधा चलेगा, जैसा देखो ये चला होना चाहिए यहाँ, और वो देखो कहाँ पे नीचे खिसक गया। तो समझ लो इसमें कोई आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है। एक टाइम तक ही वो रिपीट हो रहा है, एक टाइम तक ही वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसके बाद वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम ये भी बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर आप 5 मिनट बाद देखोगे तो भी आपको क्या है, सेम पैटर्न ही दिखाई देगा, रेगुलर पैटर्न ही दिखाई देगा, कि अगर आप एक सीधी लाइन में पार्टिकल्स को रख रहे हो तो 10 मिनट बाद भी वो ऐसे ही रखे जा रहे होंगे। वाइल इन केस ऑफ अमोर्फस आप 5 मिनट बाद देखो, पहले आप देख रहे हो कि भैया 2-3 पार्टिकल्स को एक रेगुलर पैटर्न में रखा गया, उसके 2 मिनट बाद देखोगे भैया वो कहीं और पार्टिकल रखा गया, तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट उसका नहीं होता है। किसका नहीं होता है, एमोर्फस सॉलिड का, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो शेप होती है वो रेगुलर शेप होती है। यस, किसी ने हैंड रेज किया है, बोलो। मैम ऐसा कोई केस हो सकता है क्या जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड कुछ टाइम बाद एमॉर्फस सॉलिड में चेंज हो जाते हो? वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं आऊंगी उस पे, बट यू हैव टू वेट, ठीक है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मैं बोल सकती हूँ कि उनका जो रेगुलर शेप होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड का क्या होता है, इरेगुलर। ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, डोंट वरी, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। इसका इरेगुलर शेप होगा एमोर्फस सॉलिड का, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट की, अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि सब सारे ही जो आपके पार्टिकल्स है वो क्या है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही आपका जो क्रिस्टलाइन पूरा सिस्टम है वो मेल्ट होगा, हाँ या ना। वाइल इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड बहुत सारे अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि इसका कोई रेगुलर पैटर्न है ही नहीं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। दो चीजें क्लियर हो गई, पहला शेप, रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, सेकंड वन इज मैंने आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट, और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, हाँ दोनों का मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है, ओके। एक आप ये भी लिख सकते हो डिफरेंस की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या बोल सकते हो कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो असली सॉलिड्स है, या मैं सिंपल बोलूं वो ट्रू सॉलिड्स है, जबकि अमोर्फस सॉलिड क्या है, नकली सॉलिड है। अब आगे मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगी, जैसे अभी सूफिया ने पूछा, जिन्होंने पूछा था वो कि क्या हम अमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में चेंज कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। अमोर्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड बोलते हैं, कई बार उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमोर्फस नाम तो सॉलिड है लेकिन इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। आपने देखा होगा, अगर नोटिस किया होगा, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स जो होती है ना, अगर आपने देखा होगा वो नीचे से ना कुछ बहुत साल बाद आप देखो वो नीचे से थिक होती जाती है, बहुत जो पुरानी हो जाती है बिल्डिंग्स। कभी किसी ने नोटिस किया है? क्योंकि वो नहीं किया है तो करना कभी, ठीक है। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, हाँ जी आंचल मैम, ग्लास जो होते हैं उनने नोटिस किया है कि बीच से थिन हो जाते हैं। हाँ, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो ग्लास होते हैं वो नीचे से ऐसा थिक हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल है? अमोर्फस सॉलिड। आंचल ने बोला ग्लास में होती है, तो ग्लास किसका एग्जांपल है? अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। तो एक आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। यस राधिका, मतलब सॉलिड क्या, सॉलिड तो वो ऑलरेडी है। हाँ सॉलिड है, तभी तो उसको बोला नकली सॉलिड, सूडो सॉलिड।
वो सॉलिड की तरह दिख रहा है, बट उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्लो होने की भी है अमोर्फस सॉलिड में। तो बट मैम वो ग्लास के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये समझ में मेरे को नहीं है। नहीं 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 नहीं, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे जो आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है वहां पे जो ग्लास विंडो होती है ना, विंडो, हाँ हाँ वहां पे आपने देखा होगा ऐसे बहुत सालों बाद ना वो नीचे से ना थिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो होने की। तो जैसे वो नीचे नीचे की तरफ आते हैं तो उनकी जो वो परत है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो इससे ये देखा गया कि जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं, जो कि ग्लास अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, उसकी टेंडेंसी है फ्लो होने की। ठीक है, यस जैसे आपके अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो शुगर, जो हमारे घर में देख रहे हो कि एक कैसे क्रिस्टल टाइप के वो होते हैं उसके पार्टिकल्स, किसके? शुगर के। तो NaCl ले लो, ठीक है, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। ठीक है, ठीक है बच्चे? यस मैम। हाँ, इसके बाद जो हमारा पॉइंट रह गया वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फटाफट मैंने बताया उसको फटाफट देख लो। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिल्कुल ठीक है मैम। अमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। बेटा मेरी वॉइस तो क्लियर, आप रीजॉइन करो। यस मैम ठीक है, सेकेंड वन इज डेफिनेट शेप, इरेगुलर शेप, मैम ये भी बढ़िया है। ये क्या है? अब क्योंकि रेगुलर पैटर्न है तो हम उसको रेगुलर सरफेस, प्लेन सरफेस में कट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, है ना? समझ लो। जबकि अमोर्फस सॉलिड में क्या होगा, क्योंकि अलग अलग हर 5 मिनट बाद वो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो अगर हम उसको कट करेंगे तो इरेगुलर फेस सरफेस में कट करेंगे, राइट? मेल्टिंग पॉइंट का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, जबकि अमोर्फस सॉलिड का क्या होगा, कुछ अलग अलग टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स असली सॉलिड है जिनको ट्रू सॉलिड्स बोला गया है, जबकि अमोर्फस सॉलिड नकली सॉलिड है, उनको सूडो सॉलिड बोला गया है। ठीक है जी, जिनको और क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। बढ़िया मैम। ये क्या है? ये Yes, तो आपने बताया नहीं, वो मैंने जान करके नहीं बताया, क्योंकि अगर आप पूछोगे ना कि मैम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ध्यान से समझना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, वो उल्टा कर देते हैं। एनाइसोट्रोपिक नेचर में बताऊंगी क्या चीज है ये। अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक नेचर। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। सेम का मतलब क्या है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, अगर मैं बात करूं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, लाइक रेजिस्टेंस, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हर डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, मैम क्रिस्टलाइन सॉलिड में है रेगुलर पैटर्न, तो उसमें होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज सेम। समझ रहे हो मेरी बात? तो आज अपने दिमाग में ये बिठा लो, अभी समझाऊंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, फिर हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक नेचर। आइसोट्रोपिक। जी 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 हाँ खुशदीप, ये नॉर्मल सॉलिड से अलग बिहेव करेगा क्योंकि इसकी टेंडेंसी है फ्लो होने की। थोड़ा सा और वेट करो, एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे आगे और भी क्लियर कर देगी ये वाली बात। ठीक है, राधिका पहले इधर देखो। हाँ, ये सुपर कूल्ड इसलिए बोला आपने, बताया कि क्योंकि वे फ्लो कर जाते हैं तो इसलिए जी, सुपर जी, कूल्ड लिक्विड हाँ बोल हाँ, रहे हैं। वो नाम दे दिया गया। ठीक है, चलो अब मैं इस बात को समझाने वाली हूँ कि वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है? लिखो, पहले लिख लो एनाइसोट्रोपिक होता क्या है, लिख लो एक बार। एनाइसोट्रोपिक होता क्या है, लिख लो। लिखो, सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिखो सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब आ गया फिर उसमें, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट ये आ गया। ठीक है, लाइक रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है बच्चे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, शो different values, show different values when
measured along different direction. लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देवयानी है क्या? देवयानी नहीं? यस मैम। ओके। अगर मैं बात करूं आइसोट्रोपिक की, कौन शो करता है आइसोट्रोपिक? एमोर्फस सॉलिड। अच्छा Amorphous. ठीक है, एमोर्फस सॉलिड लिखो, यही सेम लिख लेना। सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिख लो जल्दी जल्दी। सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, वही सेम, रेजिस्टेंस और जल्दी बोलो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, Yes. शो, लिखो शो सेम वैल्यू Same value. When measured and when measured along different direction। ठीक है जी। अब मैम ये आपने लिखवा तो दिया, समझा तो दो, ये क्या आप बोल रहे हो एनाइसोट्रोपिक, हम भूल जाएंगे। ठीक है, मैं भूलने नहीं दूंगी। लिख लिया? यस मैम। Yes, ma'am. तो देखो अभी यहाँ पे आओ बच्चे, इधर देखो। मान लो मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, इधर देखना, मुझे इस डायरेक्शन में चेक कर, यहाँ पे आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक। मैं इस डायरेक्शन में मेजर करना चाहती हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप देख पा रहे हो इधर तो सारे क्या है आपके ग्रीन कलर के पार्टिकल्स है, तो इनकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी होगी, चाहे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो। समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं इस मान लो इस डायरेक्शन में जाऊं, तो इस डायरेक्शन में मुझे क्या दिख रहा है, एक ग्रीन वाला ब्लू वाला पार्टिकल दिख रहा है और एक पिंक वाला, एक ब्लू वाला एक पिंक वाला। तो आप देख रहे हो कि मैं अलग अलग डायरेक्शन से अगर प्रॉपर्टीज को मेजर कर रही हूं तो मेरी अलग अलग वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और रेजिस्टेंस की। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं एमोर्फस सॉलिड की, मैम आप कहीं भी ले लो, यहाँ पे तो कोई रेगुलर पैटर्न ही नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, हर जगह क्या होगा, आपको ग्रीन वाले पार्टिकल्स भी मिलेंगे, आपको पिंक वाले भी पार्टिकल्स मिलेंगे। मतलब आप अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन वहां पे आपकी रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, उनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर ये बात समझ में आई है तो थम्स अप दो, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी था कि भैया ये एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में, बुक खोल के देखोगे तो मिलेगा तुम्हें ये क्वेश्चन। और ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है 77 स्टूडेंट्स, बहुत Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ना बहुत Yes, अच्छा ma'am. फीचर दिया है ये वाला रिएक्शंस वाला। ठीक है, ओके। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके आई हूं मैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये ऐड किया है, जो अभी मेरे से आई थिंक सहिष्ठा ने पूछा था। देखना एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ये वही क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा था कि व्हाट मेक्स अ ग्लास। ठीक है, हाँ इससे पहले ना यहाँ पे मेरी एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आते हैं जहां पे ना आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कोई एग्जाम्पल नहीं पूछता, क्योंकि वो पहचान जाता है बच्चा, बेंजोइक एसिड हो गया, आपके नेप्थलीन हो गया, ठीक है, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। बच्चा फंसता कहाँ है, जब उसको ये बताना हो कि बताओ कि ये एमोर्फस सॉलिड है या नहीं। तो एक चीज लिख लो यहाँ पे जीपीआर करके। मैम ये जीपीआर क्या है? जी स्टैंड फॉर ग्लास, ट्रिक बता रही हूँ। G stand for glass, P stand for plastic, R stand for rubber, और एक लिख लो आप पॉलीमर। एक आप लिख लो बच्चे पॉलीमर। अगर तुम्हें ये कहीं भी देखने को मिले, आंख बंद करके बता देना कि ये क्या है, अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर या कोई पॉलीमर आए। मैम पी से प्लास्टिक हो? हाँ हाँ, पी से प्लास्टिक, आर से बच्चे रबर। लिख देती हूँ मैं, पूरा ही लिख देती हूँ, रुको, फिर तुम कहोगे कि मैम ग्लास, प्लास्टिक, Polymer. रबर। अब तुमसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, करके देख लेना। उसमें आपको यही बताना है कि आप इसमें कैटेगराइज करना है कि कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन क्या है आपका अमोर्फस सॉलिड है। अमोर्फस का मतलब ही यही होता है नो फॉर्म, कोई फॉर्म ही नहीं है भाई, रेगुलर उसका पैटर्न ही नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, चलो अभी ये क्वेश्चन करते हैं हम। वो बोल रहा है कि व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज,
अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास? हाँ, GPR में जैसे भी आपको सही लगे बच्चे आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं ग्लास की, तो वो किसका एग्जाम्पल था? एमोर्फस। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका अमोर्फस, अगर मैं बात करूं आपका क्वार्ट्ज का, तो क्वार्ट्ज किसका एग्जांपल है? ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल। बहुत सारी चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो वो हो जाएंगी। मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ध्यान रखना मुश्किल है, आराम से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ही करवाना है तुम लोगों को ये चैप्टर, ठीक है। बस जो जो काम दूं कर लेना घर से, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी कंडीशन भी है जिससे मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने क्या नजर आ रहा है आपको, ठीक है। पहले तो इसको देखो बच्चे, क्वार्ट्ज को ध्यान से देखो, जूम कर लो अगर किसी को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न है, देख पा रहे हो सर? एक रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं आपका एमोर्फस सॉलिड का, उसका पैटर्न बिगड़ा हुआ है। क्या आप देख पा रहे हो? बिगड़ा हुआ है। तो वही आपको बताना है कि क्वार्ट्ज से आप ग्लास बना सकते हो क्या? क्रिस्टलाइन से एमोर्फस सॉलिड कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल। हीट कर दो, हीट करने से क्या होगा? अरेंजमेंट तो वैसे ही बिगड़ जाएगा। कूल करोगे तो जैसे जो अरेंजमेंट था वो वैसे का वैसे हो जाएगा। सिंपल। हीट करने से तो पहले बॉन्ड टूटेगी तो उल्ट सुल्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद कूल करेंगे तो वो वहीं रुक जाएगा। हाँ, वहीं रुक जाएगा, ठीक है। समझ गए? मुश्किल था? नहीं था, लेकिन ये मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। चलो ओके मैम। ओके। अभी तक सब सिंपल सिंपल चल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा होगा तुम लोगों को बस ये क्रिस्टलाइन अमोर्फस नई नई टर्म पढ़ी। अभी जो ये मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ ये ऐसे लगेगा कि ये मैम हमने तो पहले पढ़ रखी है, और जब भी मैं पढ़ाने वाली हूँ ना यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वो अब हमने ये पढ़ लिया, पहले सॉलिड देख लिया, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। फिर लिक्विड गैस हमारे किसी काम के नहीं थे, हमने आए सॉलिड पे, है ना। फिर हमने ये देखा कि सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। उसकी सारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस थे वो हमने कर लिया विद एग्जांपल, राइट। उसके बाद ये आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी अभी इन्होंने क्या किया है, 4 टाइप में डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? 4 पार्ट में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? आयनिक, बोलो अभी मेरे साथ, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर। आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर। मैम ये हमें पढ़ने हैं। देखो इनकी डेफिनेशन बेशक तुम भूल जाना, कोई काम की नहीं है मेरी, लेकिन जो इसके एग्जाम्पल्स है ना बेटा, भर भर के क्वेश्चन आए हुए नीट में, कि आपको 4-5 वो दे देंगे आपको कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी दे देंगे, आप लोगों को करेक्टराइज करना है, कैटेगराइज करना है कि बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आता है। आयनिक में आता है, कोवेलेंट में आता है, मेटेलिक में आता है, मॉलिक्यूलर में आता है। तो अब मैं जो तुम्हें चीजें समझा रही हूँ ना, दिखेगा तो वो बहुत इजी, लेकिन जब उससे क्वेश्चन आता है ना घूम जाते हैं बच्चे। तो अब जो मैं करवा रही हूँ, जो आपको यहाँ पे दिखा हुआ लिखा हुआ मिल रहा है, उसको प्लीज ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं बात करूंगी किसकी बच्चे? आयनिक क्रिस्टल की। करें चालू, करें स्टार्ट, आ जाओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है। इसके नोट्स अलग से प्लीज मत बनाना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई फायदा नहीं है नोट्स बनाने का। सिर्फ आपको सब कुछ मैं यहीं पे दूंगी, आपको स्लाइड्स रिवाइज कर लेना। अगर करना ही है कुछ तो सिर्फ क्या करोगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, अभी अपना पूरा ध्यान क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओगे। देखो ओके, अगर मैं आयनिक की बात करूं, आयनिक का मतलब तुम्हें सबको पता है, NaCl। अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा फील आए, ठीक है। ये आयन से बने होते हैं, ठीक है मैम। इनके बीच में क्या होता है, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ये आप सबको पता है, ब्रिटल होते हैं। उसके बाद क्या है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है मैम आयनिक कंपाउंड का? जल्दी बताओ। हाई होता है। हाई। अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में तो भैया इंसुलेटर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं बात करूंगी मोल्टन में, तभी आयंस में टूटेंगे ये, और अगर आयंस में टूटेंगे तो फिर क्या होगा? कंडक्टर। कंडक्टर। तो ध्यान रखना, मोल्टन
और एक्वस स्टेट में ये क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। इसके एग्जाम्पल ये अभी ध्यान रख लो, NaCl, CaF2, और भी आप लिख सकते हो जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों लिखवा रही हूँ ये, क्योंकि जो ये सोडियम एग्जाम्पल, बाइकार्बोनेट हमारा आयन और मॉलिक्यूल दोनों होता है। क्या हुआ बच्चे? मैम सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा आयन और मॉलिक्यूल दोनों होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये बोल रहे हो? यस मैम। ये तो सोल्ट है ना तुम्हारा, आयनिक में आएगा बेटा। ये ऐसे होता है ना, ये ओके 2Na प्लस Yes. CO3 2 नेगेटिव है ना, ऐसे ही दिखाते हो ना आप इसको। तो ये किस में आएगा, आपके आयनिक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यस यस यस, जिन्होंने हैंड रेज किया बताओ बच्चे। ठीक है, आगे चलूं। ये आपको एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं वो ध्यान रखना है, बिकॉज ये एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, NaCl का मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई हुई है, तो आप देख पा रहे होंगे NaCl का लैटिस कैसे होता है। मैम लैटिस क्या होता है मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, इस तरह से ये अरेंज होते हैं ना, Na प्लस और Cl नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आया? भूलोगे तो नहीं आयनिक? नो मैम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे कोवेलेंट आपके कंपाउंड्स की, मतलब कोवेलेंट आपका कोवेलेंट क्रिस्टल्स की बात करूंगी। तो आपको पता ही है कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो बहुत ज्यादा हार्ड होंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वन लाइन, बहुत ज्यादा हार्ड होंगे। और हार्ड होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा इनका, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, इंसुलेटर्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है किसी तरह की उसमें अट्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। डायमंड बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। ठीक है, और क्या क्या एग्जांपल इसके ध्यान रखना, ये एग्जांपल ही पूछते हैं। डायमंड, सिलिका कार्बाइड, ये सारे किस में आते हैं, आपके कोवलेंट क्रिस्टल में आएंगे। ग्रेफाइट भी क्या है आपका, कोवलेंट कंपाउंड में ही है। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रेफाइट एक्सेप्शनली क्या है, सॉफ्ट है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सॉफ्ट का मतलब पता है ना, सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है, डीलोकलाइज होता है, सब में घूमता रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट का नेचर क्या हो जाता है, स्लिपरी नेचर होता है। इस वजह से उसको क्या बोला गया बच्चा, सॉफ्ट बोला गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे डायमंड, सिलिका कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट, ये किस में आते हैं बच्चे, आपका कोवेलेंट। अगर वो बोले SiO2 तो ये भी किस में आता है, ये भी आपका कोवलेंट क्रिस्टल्स में ही आता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट में क्या होता है, नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं बड़े बड़े, इस वजह से वो हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, एक्सेप्ट आपका ग्रेफाइट। ठीक है जी, ठीक है। मैम। यस मैम। इसके साथ आप एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, Al एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये आपके एनसीईआरटी में है, तभी मैं आपको बोलूं याद करो, लेकिन इतने से ही काम चल जाता है जो मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, आपको देखते ही पता चल जाएगा, जो नेटवर्क सॉलिड होगा वो आपकी कोवलेंट में आएगा। मेटेलिक में क्या सीन है मैम, मेटेलिक में तो मेटेलिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, है ना, और मेटल्स मेटेलिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, और क्या होगा, पॉजिटिव आयंस होंगे, और वो चारों तरफ से किससे घिरे होंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसकी वजह से है, फ्री आयंस, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, आयंस की वजह से नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उनका जो करेक्टरिस्टिक बता देना, लस्चर है, मेलेबल है, डक्टाइल इन नेचर है। एग्जाम्पल, जितने भी आपके मेटल्स हैं वो किस में आएंगे, फिर वो मेटेलिक क्रिस्टल में आएंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। आपका जो टिन हो गया, ये भी किस में आएगा, इसमें ही आएगा। समझ रहे हो मैम, ये क्या लिखने आएगा क्या, नहीं आएगा आपको ना, अलग अलग, मैं फिर बोल रही हूँ, आपको बहुत सारे स्पीसीज दे दी जाएंगी, आपको उसमें से पहचानना होगा कि आयनिक में आ रहा है, कोवलेंट में आ रहा है, मॉलिक्यूलर में आ रहा है, या मेटेलिक में आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी सही एग्जाम्पल, और आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी। चलूं आगे फटाफट। यस मैम। यस मैम। बाद मैं बात करूंगी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर, आपके क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या है, मैं मॉलिक्यूलर में तो मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपल सी बात है, जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसका तो अच्छा एग्जांपल आपने बता दिया, CO2 और I2। ठीक है, ये आपके मॉलिक्यूलर होंगे। अब इसमें भी 3 कैटेगरी आ रही है, ध्यान रखना,
मॉलिक्यूलर में ही 3 कैटेगरी आ रही है, नॉन पोलर भी उसमें ही आ रही है, पोलर भी उसमें आ रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी किस में आ रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करा, क्वेश्चन की भी करा दूंगी, ठीक है। तो अगर बच्चे मैं नॉन पोलर की बात करूं तो नॉन पोलर आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, बताओ। नॉन पोलर क्या होंगे, उनके बीच कैसे टाइप के फोर्सेस होंगे, बहुत ही वीक टाइप के फोर्सेस होंगे, उनको वंडरवॉल फोर्सेस बोलो, लंदन फोर्सेस बोलो, वीक डिस्पर्सन फोर्सेस बोलो। मॉलिक्यूल्स कैसे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसमें। हीलियम, आर्गन, H2, Cl2, I2, ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। कैसे 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 हैं, सारे नॉन पोलर हैं। सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते, इनके बीच में बहुत वीक लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब सॉफ्ट है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। और जनरली ये रूम टेम्परेचर पे कैसे मिलते हैं हमें, लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिलते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। उसके बाद हम बात करेंगे पोलर। पोलर, एक मिनट राधिका, बस ये कवर करवा लूं बेटा, फिर आती हूँ मैं, है ना, ठीक है। पोलर में क्या होगा मैम, होंगे तो उनके बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उनमें कैसे टाइप की इंटरेक्शन प्रेजेंट है, अब उसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस नहीं है, उसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। सॉफ्ट है, हार्ड तो वो भी नहीं है, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि है तो वो क्या, कोवेलेंट कंपाउंड ही तो है, मतलब उनके जो बीच में बॉन्ड है, सॉरी वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से तो कम ही होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट, किसका, नॉन पोलर का। और ये भी क्या करते हैं, जनरली गैसेस और लिक्विड्स ही होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये किसकी मैंने बात कर दी, आपकी पोलर की। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन कैसे पता लगाओगे कि कौन सा आपका H बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, आपको पता है कि क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और H के साथ वो बॉन्ड बनाना चाहिए, HFO, मतलब आप क्या बोलते हो, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये आप देखते हो ना इस तरह से, है ना। ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये भी सॉफ्ट होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। और इसका अच्छा सा एग्जांपल है, तुम लोगों को पता है, H2O। तो नॉन पोलर वाली कैटेगरी, पोलर वाली कैटेगरी, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाली कैटेगरी किस में आती है, मॉलिक्यूलर वाली कैटेगरी में आती है। आ रही हूँ राधिका, आ रही हूँ। मेटेलिक में क्या होंगे, जो मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं, जितने भी आपके मेटल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, ये सारे के सारे मेटेलिक सॉलिड्स में आएंगे। कोवेलेंट में कौन से आएंगे, जो आपके नेटवर्क सॉलिड्स बनाते हैं, जैसे डायमंड हो गया, SI क्वार्ट्स हो गया, सिलिका कार्बाइड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। आयनिक में क्या आएंगे, आयनिक में क्या आएंगे, जिनके बीच में इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स है, जिसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं, कोई देता है तो दूसरा लेता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसमें ज्यादा होगा। और किसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कोवेलेंट में ज्यादा है। क्या ये चीजें क्लियर हुई? यस मैम। राधिका, राधिका बोलो अब बेटा। मैम मेरे को ये समझ में नहीं आ रही, नॉन पोलर पोलर, नॉन पोलर में तो समझ में आ गया कि इसके अंदर वीक फोर्स बनेगी जिसकी वजह से सॉफ्ट रहेगा, बट कैसे सॉफ्ट, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है राधिका, II है, ठीक है। ये क्या बच्चे, HCl है। क्या आयोडीन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? नो मैम। तो ये कैसे है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। एंड व्हाट अबाउट HCl? Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है, पार्शियल। मैंने कंप्लीट नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये चाय बन रहा है तेरा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अब खींच रहे हैं, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ही खींच रहे हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से क्लोरीन एक्वायर पार्शियली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियली पॉजिटिव। तो ये क्या है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है इसमें, लेकिन किस टाइप का है, पोलर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी क्या, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि एक H है इसमें प्रेजेंट और एक Cl है, ठीक है। तो ये पोलर वाला सॉलिड सॉफ्ट कैसे होगा, मतलब सॉफ्ट कौन सा बच्चे, पोलर वाला सॉफ्ट,
क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है ना सॉरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है ये, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट होता है। हमने भी कोवलेंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ब्रिटल हाँ होते हैं। कोवेलेंट वाले क्यों हार्ड होते हैं राधिका? क्योंकि वो नेटवर्क केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखा है ना तुमने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा? और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा है, आप देख पा रहे हो? तो वो क्या करते हैं, बहुत नेटवर्क क्वार्ट्ज का मैंने तुम्हें वहां पी ब्लॉक में पढ़ाया था, सिलिकॉन SiO2 का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो मैंने बोला था ये नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, इनको मेल्ट कर पाना मुझे कुछ लग रहा है, बहुत ही रुक ज्यादा आपको टेम्परेचर रुक पड़ेगा। सही से चाय गिरेगा ऊपर, जाइंट पहले इसको पूछ नीचे से, पूरा सब गिर रहा है इधर। क्या हुआ सूफिया? ठीक है, जाइंट मॉलिक्यूल्स आप बोलते हो अभी, ठीक है राधिका? Yes. चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन करोगे क्या? लो करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। क्या बताना है इसमें, ध्यान से देख लो। आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट और अमोर्फस। राधिका बोलो। मैं मतलब यही बताना चाह रहे थे ना आप मुझे कि जो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ही कोवलेंट नेचर है, ज्यादा कोवलेंट नेचर नहीं है पोलर के अंदर। हाँ प्योर वो कोवेलेंट नहीं है, ना ही वो 100%, ना कोई भी कंपाउंड, ना ही 100% वो आयनिक होता है, ना ही 100% वो कोवेलेंट होता है। कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर रहेगा, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, ठीक है। बना कैसे है HCl के बीच में बॉन्ड? शेयरिंग से बना, इसलिए मैं बोल रही हूँ इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये कैसा है, पोलर है। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। चलो अब ये क्वेश्चन देखना एक बार, करो इसको। क्वेश्चन देखो, एक मैं नीचे और लिख रही हूँ क्वेश्चन। सभी सुन रहे हो ना बच्चे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस ये कर लो, फिर तुम्हें एक नई चीज अभी समझाने वाली हूँ मैं। ठीक है, चलो ओके, तो स्टार्ट करें क्या? किसमें बताना? आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, अमोर्फस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपका इसका टेट्रा फॉस्फोरस डेकोक्साइड P4O10। कैसा है ये P4O10? बताइए, P4O10 क्या है? आयनिक तो नहीं है, मेटेलिक भी नहीं है। हाँ जी, कोवेलेंट। फंसोगे। कोवेलेंट में आपको क्या देखना होता है बेटा? जहाँ पे मैम, भी वापस नेटवर्क बोलो। सॉलिड, जहाँ पे भी नेटवर्क सॉलिड की बात आ जाती है, वहां पे आप कोवेलेंट उसको नाम दोगे, वरना नहीं दोगे। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? मॉलिक्यूलर। ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट, ध्यान से देखना, ये है क्या? अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट कोवेलेंट आयनिक ही है। नहीं, आयनिक है ये। आयनिक है, ठीक है, तो आयनिक है, लिख दूं आयनिक? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ये क्या है? सिलिका कार्बाइड क्या है? कोवेलेंट। ठीक है। I2 क्या है? मॉलिक्यूलर P4 भी क्या है? लास्ट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? ये क्या है? ब्रास क्या है? रुबीडियम क्या है? मेटल ही है। ये क्या है? LiBr। सिलिकॉन क्या है? खाली सिलिकॉन। ठीक है, एक बार हम देख ले हमने सही किया या नहीं किया, मैच कर लो बच्चे। सिलिकॉन, अच्छा हाँ ठीक है भाई, सिलिकॉन कोवेलेंट में आएगा, ध्यान रखना। अगर वो खाली सिलिकॉन दे, अब उनका ये नहीं पता ना, उन्होंने क्वार्ट्ज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आप सिलिकॉन भी कौन सी कैटेगरी में डालोगे? कोवेलेंट की ही कैटेगरी में डालोगे। और वैसे भी ये नॉन मेटलॉइड है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो वही बोल रही थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आइडिया है, उनको अच्छे से आपने पढ़ा, एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है आप लोगों की एक, ठीक है, वही मैंने करवाई है। आप लोग जब रिवाइज करेंगे तो वो कर सकते हैं। चलो अभी इस पे आओ। H2O क्या है तुम्हारा? जल्दी बताओ। मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर वेरी गुड। ये क्या है? कोवेलेंट।
ये क्या है? CS2 आयोनिक CS2 कोवेलेंट सोच लो, कार्बन डाइसल्फाइड कोवेलेंट है या क्या है? वो मॉलिक्यूलर है। भूल गए? सिर्फ आपको कोवेलेंट में ये ध्यान रखना है, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, ये SiO2, सिलिका कार्बाइड, बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अपने आप को इतना कंफ्यूज मत करो, ठीक है। KF क्या है? आयनिक। यस मैम। और ये क्या आपका? मेटेलिक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका होगा सबसे ज्यादा? मैम कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंट का होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद किसका नंबर आएगा? आयनिक का। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद किसका नंबर आएगा? मेटेलिक का। उसके बाद आएगा वाटर का, और उसके बाद आएगा CS2 का। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। अभी अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो अपने मार्क्स नहीं कटवा के आएंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको, आपके वैसे नीट में देख लेना, उसमें तो वैसे इतने खास, मतलब हाँ नीट में भी 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेंगे इस कैटेगरी के। जो मैं आपको शेयर करूंगी मटेरियल, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी तो खाली ही हो, तुम फ्री हो। चलो हो गया इतना, आगे चले। अभी नई चीज समझने के लिए रेडी हो जाओ, अभी हमारे पास आधा घंटा है। यस मैम। चलो अब आ जाओ, आज का जो मेन जो है सॉलिड स्टेट में जो पढ़ने वाली चीज है उस पे आ जाओ, ठीक है, जो समझने की है। देखो इसमें ना हम सॉलिड स्टेट में अब ना सारी बातें हम लैटिस आपको ना सुनने को ही मिलेगा, यूनिट सेल लैटिस ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये लैटिस है क्या चीज। ये बहुत बार आ चुकी है हमारे पास, है ना। हम जब 12th में मैं आपको पढ़ा रही थी तो बार बार लैटिस आ रहा था बीच में, है ना। तो मैं आपको कहती थी कि मैं आपको सॉलिड स्टेट में बताऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो ये लैटिस क्या होता है, ये यूनिट सेल क्या होता है, उसके पैरामीटर्स, कितने टाइप के यूनिट सेल हैं, ये ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं, कितने एटम्स हैं क्यूबिक यूनिट सेल में, ये भी कैलकुलेट करना है। तो ये 1 बाय 1 करके हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेडी हो? चलूं? यस। तो अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है, ये तो आपको दिख रहा है, ये ब्रिक लगा रखी है, ये मैम ने पूरा ऐसा कर रखा है, ठीक है। उस पे मैं बाद में आऊंगी, पहले इसको समझते हैं कि ये मैंने क्या बनाया हुआ है। ये आपको क्या दिख रहा है? आप कहोगे कि मैम ये तो हमें क्यूब दिख रहा है, है ना। तो अगर मान लो मैं एक छोटे से क्यूब को ले लूं क्या, यहाँ पे मान लो इसको मैं ले लेती हूँ, ध्यान से देखना एक बार बच्चे, इसको ले लेती हूँ। है ना, ले लिया? यस मैम। ठीक है, ये पूरे उसको ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मान लो आप इस पूरे को अगर रिपीट करोगे ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्या ये पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा ऐसे कैसे? समझ रहे हो? अगर मैं इस छोटे से पोर्शन को लेके हर डायरेक्शन में रखती जाऊं, हर एक, पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऊपर नीचे दाएं बाएं रखती जाऊं, क्या पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा? यस मैम। ठीक है। ऐसी अगर मैं मान लो मैं इस एक ब्रिक से स्टार्ट कर रही हूँ, इस एक ईंट से स्टार्ट कर रही हूँ, इसको मैं लेके हर डायरेक्शन में रखती जाऊंगी, तो मेरा पूरा क्या तैयार हो जाएगा? वॉल बन जाएगी। पूरे, ये आपको क्या दिख रही है? वॉल ही लगा लो, पूरी वॉल वो हो जाएगी। अब कोई बिल्डिंग ले ले तो उसका हम कैसे रखते हैं, हम एक उससे स्टार्ट करते हैं ईंट से, फिर उसको रखते जाते और हमारी वो पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो सेम आपको सॉलिड स्टेट में यही है, ठीक है, कि अगर आप इस छोटे से क्यूब को, जिसका नाम क्या है, यूनिट सेल है, समझ रहे हो, इस यूनिट सेल को आप अलग अलग पूरे 3D स्पेस में आप रिपीट करते जाओगे, रखते जाओगे ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो आपका पूरा क्या तैयार हो जाएगा? आपका पूरा लैटिस तैयार हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो? क्रिस्टल लैटिस बोलते हो, या क्या नाम देते हो उसको? स्पेस लैटिस बोलते हो। तो ये क्या है?
ये क्या है? 3D अरेंजमेंट है। किसका? किसको आप अरेंज कर रहे हो? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। ये आपका जो ये सर्कल लगाए हुए हैं, ये क्या है? आपके लैटिस पॉइंट्स हैं। ये क्या है? आपके लैटिस पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स क्या है? ये आपका एटम हो सकता है, ये आपका आयन हो सकता है, ये आपका मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो लैटिस की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोला जाता है? यूनिट सेल बोला जाता है, जिसको अलग अलग 3D डायरेक्शन में, 3D अरेंजमेंट में, ठीक है, स्पेस में अलग अलग डायरेक्शन में रखने से, रिपीट करने से मुझे एक पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है, पूरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाता है। तो आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई? वो यूनिट सेल इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। और आप देखोगे मैं पूरे चैप्टर में बार बार ये रिपीट करूंगी, ये यूनिट सेल, वो यूनिट सेल, ये फलाना ढिमकाना, ये यूनिट सेल की बातें करती जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो क्रिस्टल लैटिस की आप डेफिनेशन लिख लो, लिख लो बच्चे। रेगुलर, एक मिनट राधिका, रेगुलर 3 डायमेंशनल, लिख लो, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या? आपका एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स इन स्पेस, इन स्पेस मैम इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्या हुआ सुप्रिया? मैम एक बार और स्टार्टिंग से बोल दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ, आप उसकी स्पेस क्रिस्टल लैटिस का या स्पेस लैटिस की डेफिनेशन लिखो। रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। और स्मॉल, ये भी लिख लो, यूनिट सेल की डेफिनेशन भी लिख लो आप। स्मॉलेस्ट पोर्शन, मैम एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैंने एक ब्रिक के पीस को रखा, उसको बार बार रिपीट करके मेरा पूरा क्या जनरेट हो गया? क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो गया। और इस छोटी सी यूनिट को मैं क्या बोलूंगी? यूनिट सेल। यूनिट सेल। ठीक है, हर एक पॉइंट यहाँ पे लैटिस पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है ये वाला, या आप इसको लैटिस साइट भी बोल सकते हो, ठीक है? ठीक है, और इसको आप इन जो ये आपके लैटिस पॉइंट है, इनको आप ड्रॉ करोगे तो आपको अलग अलग मिलेंगे। कोई क्यूबिक मिलेगा, कोई आपको टेट्रागोनल मिलेगा शेप, आपको रोम्बोहेड्रल मिलेगा, आपको हेक्सागोनल मिलेगा, आपको मोनोक्लिनिक मिलेगा, आपको ट्राइक्लिनिक मिलेगा। मैम ये क्या बोल रहे हो? मैं आ रही हूँ उस पर। यस राधिका बोलो बेटा। मैम यहाँ पे यही तो बताना चाहते हो कि एक तरीके से एक छोटी सी यूनिट से हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है और उस स्ट्रक्चर को हम लेटिस बोल रहे हैं। 3D, हाँ 3D में उसको लैटिस बोला जाता है बच्चे। जो अरेंजमेंट है, जैसे मैंने अभी NaCl दिखाया आपको, ये देखो एक मैंने दिखाया था ना अभी यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा। तो ये NaCl का क्रिस्टल लैटिस है, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. देखो मैंने हर डायरेक्शन में इसको रखा, मतलब हर जगह रखा हुआ है उसको, पीछे आगे ऊपर नीचे, तो मेरे को पूरा NaCl का क्रिस्टल लैटिस क्या हो गया? जनरेट हो गया। समझ रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। बस यही था, उसमें ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है? लाइक ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल, हाँ भाई तुम बायोलॉजी के बच्चे, ठीक है? आगे चलो, ये वही दिखा रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं? उसने एक छोटे से इसका जो पूरे क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है उसको यहाँ पे अलग से दिखाया गया है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब ना आपके पास जरूरी नहीं है कि क्यूबिक आएगा, क्यूबिक यूनिट सेल आएगा। आप देखेंगे कि मैं ना आपको बहुत सारे यूनिट सेल दिखाऊंगी, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, पता नहीं कितने कितने, टोटल 7 आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो उन यूनिट सेल का जो साइज है, उन यूनिट सेल को आप कैसे पहचानोगे वो आपको देखना है, ठीक है? तो आपको किसी भी यूनिट सेल को ना डिफाइन कर सकते हो आप उसके 6 पैरामीटर से। क्या बोल रही हूँ? किसी भी यूनिट सेल को आप डिफाइन कर सकते हो उसके 6 पैरामीटर से। इन पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पैरामीटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस पैरामीटर्स भी बोलते हैं। मैम ये पैरामीटर क्या है? जैसे देखो, ये अगर मान लो ये आपकी क्या है, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट को,
कलर चेंज करें तो इनको हम बोलते हैं, जो ये एक्सिस है ना, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे ये एजेस हैं क्यूब की। जैसे ए नाम दे दिया मैंने इसका, इसका नाम मैंने बी दे दिया है, तो एक ये सी दे दिया है, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल की एजेस क्या होंगी वो डिफाइन करेगा कि वो पर्टिकुलर यूनिट सेल है क्या, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या चीजें हम डिफाइन करते हैं इसमें, एंगल्स भी डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो ए और बी के बीच में ये एंगल बन रहा है, इसको अल्फा बोल रही हूं मैं, बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको मैं बीटा बोल रही हूँ, और ए और सी के बीच में जो एंगल मिल रहा है उसको मैं क्या बोल रही हूँ, गामा। तो आपको एजेस भी चाहिए एक यूनिट सेल की, आपको एंगल्स भी चाहिए एक यूनिट सेल के, तो ये चीजें डिफाइन करेंगे कि आपका पर्टिकुलर यूनिट सेल कौन सा है। क्या चाहिए, 6 चीजें चाहिए, ए बी सी एजेस चाहिए, और क्या चाहिए, एंगल्स चाहिए, अल्फा बीटा गामा चाहिए, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। हाँ मैम। ठीक है, ओके यस मैम। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 डायमेंशन की, मतलब 2D का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। 2D डायमेंशन में अगर मैं बात करूं कि किस किस टाइप के पॉसिबल आपके जो यूनिट सेल है वो हो सकते हैं, तो इस टाइप के, मतलब पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ देख लो, ऐसा निहार लो कि ये टाइप के यूनिट सेल बनते हैं कि एक इसमें एंगल है 60 डिग्री, एक हमने स्क्वायर टाइप का बनाया, एक हमने रेक्टेंगल टाइप का बनाया, एक हमने ये पैरेललोग्राम का टाइप का बनाया, एक हमने ये रोम्बस टाइप का बनाया, तो इस टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। मतलब अगर आप इसको रिपीट करोगे, अगर आप इसको रिपीट करोगे स्पेस में, तो वो क्या करेगा, पूरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल आपके यूनिट सेल हो सकते हैं 2 डायमेंशन 2D में, ठीक है। सिर्फ देखने का है, पेपर में आज तक नहीं आया कभी, ठीक है। ओके, क्या मैं आगे चल सकती हूँ। यूनिट सेल क्लियर होगा कि व्हाट इज यूनिट सेल, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सब तुम लोगों को क्लियर हो गया क्या बच्चे। यस मैम। यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे बोलो। लैटिस पॉइंट को ही हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला है हाँ ना। हाँ, क्योंकि अब हम लैटिस, अब हम बड़े उस पे बात कर रहे हैं ना, हम 3D में बात कर रहे थे, तो हमने उसको लैटिस पॉइंट बोला है। क्या वो लैटिस पॉइंट आपका वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। यस कुमकुम, कुमकुम ने हैंड मैम रेज एक किया। बार हाँ मैम बच्चे, एक बार लैटिस पैरामीटर बता दो। बेटा देखो लैटिस पैरामीटर क्या होते हैं, मान लो आपको किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करना है कि मैम ये यूनिट सेल क्यूबिक है, मैम ये यूनिट सेल मोनोक्लिनिक है, तो आप किस बेसिस पे बता रहे हो, तो आपको कुछ उसके लैटिस पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, उनके आपको एजेस पते होने चाहिए। जैसे ये देखो, ये एक्सिस पे ये आपका मान लो ये वाली जो एज है वो ए है, ये वाले एक्सिस पे आपका ये बी है, ऊपर वाली जेड एक्सिस पे सी नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब ए और बी के बीच में एंगल मैंने अल्फा मान लिया, बी सी के बीच में कोई और एंगल मान लिया, दूसरे के बीच में मैंने गामा। तो आपको एंगल डिफाइन होने चाहिए और आपके एजेस पता होने चाहिए कि उसके एजेस क्या है, ए बी सी इक्वल है, डिफरेंट है, परपेंडिकुलर है, क्या है, समझ रहे हो। जो ये एबीसी है क्यूबिक में तो आपको दिख रहा है कि सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन मैं आपको अब जो अलग अलग यूनिट सेल दिखाऊंगी उसमें जरूरी नहीं है कि वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, समझ रहे हो। यस मैम। चलो वो भी हम आएंगे, लर्न भी कराऊंगी, तरीका भी बताऊंगी लर्न करने का, लेकिन अभी तुम ये देखो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। चलो ओके, तो यूनिट सेल बच्चे लिखो यहाँ पे, 2 चीजें पढ़नी है हमें। एक तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स, और एक लिखो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, शेप्स में क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके देयर आर लिखो, देयर आर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। देयर आर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम। और लिखो इसके नीचे, लिखो एक बार, देयर आर टोटल 14 ब्रेविस लैटिस।
दे आर 14। ये कई बार आ जाता है पेपर में। पहले जब आपका ये बोर्ड्स में ये चैप्टर था तो ये बोर्ड्स वालों का फेवरेट रहता था, कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम में, तो हम कहते थे 14 होते हैं। अभी आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इस पे भी आऊंगी मैं अभी, ठीक है। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चे, ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम है, और क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा। वैसे बारिश हो रही है बाहर, मेरा जाना भी कैंसिल, ठीक है। तो मैं आपकी 7 बजे तक क्लास हूँ, समझ में आई? यस मैम। मुझे जो कराना है वो मैं करवाऊंगी, मतलब उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा भी प्लान कैंसिल है जाने का, ठीक है। तो हम पहले शेप्स के बेसिस पे देखते हैं टोटल हमारे पास जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है क्या चीजें हैं। चलो भाई रट्टा मारने के लिए हो जाओ रेडी, लिखो, आ जाओ मेरे साथ। 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम, आपको यहाँ पे रट्टा मारना पड़ेगा, और मारना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन, क्योंकि ये पेपर में आता है। लिखो, देखो ना, इसको ना 2 तरीके से आप याद कर सकते हो। एक तो ट्रिक है क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर, लेकिन मैं ना ये जनरली रेफर नहीं करती हूँ, इस वजह से मैं इसको हटा रही हूँ। जो मैंने पढ़ी हुई है वैसे ही, एक सेकंड को, जैसे मैंने ये याद किए हुए हैं आपको भी मैं वैसे ही याद कराऊंगी, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग बच्चे आई विल शेयर बेटा, कल ही अपलोड हो पाएगी, अभी तो चलो लिखो, सी लिखो, CTOMTTH, CTOMTTH। मैंने तो ऐसे ही लर्न किया हुआ, आप भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसे लर्न नहीं किया तो एंगल याद नहीं कर पाओगे, उनके एजेस के बीच में रिलेशन क्या है वो याद नहीं कर पाओगे। तो याद करो CTOMTTH, अपने माइंड में रखो इसको, CTOMTTH। हो गया याद? यस यस मैम। ठीक है, CTOMTTH। मैम ये C क्या है? क्यूबिक। कैसा यूनिट सेल है ये? क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये क्या है? T से क्या है? CTO टेट्रागोनल। आज यहीं से क्लास से ही लर्न करके जान, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। O स्टैंड फॉर ऑर्थोरोम्बिक, क्या है बच्चा? ऑर्थोरोम्बिक। M से क्या है? मोनोक्लिनिक, क्या है? मोनोक्लिनिक। T से क्या है? ट्राइक्लिनिक। जिसको अपने उसमें लर्न है, मतलब किसी ने कैसे पहले किया हुआ है, तो ये मेक श्योर करना कि आपको हर क्रिस्टल सिस्टम के करस्पॉन्डिंग उसके एंगल और उसके एजेस के बीच में रिलेशन पता हो, वरना बहुत बुरी तरह फंस जाओगे पेपर में और 4 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। ये क्या है बच्चे? ट्राइगोनल। और लास्ट क्या है बच्चा? हेक्सागोनल, ठीक है स्तुति। और जिन्होंने भी और किसी ने लर्न किया हुआ है तो ध्यान रखना। मैम ट्राइगोनल 2 बार हो गया है। कहाँ पे? वो टेट्रा है। टेट्रा है बेटा, वो टेट्रा है। क्वेश्चन आएंगे, रोम्बोहेड्रल लिख दो। हाँ जी, क्या हुआ? रोम्बोहेड्रल कहाँ है रोम्बोहेड्रल? हाँ, ट्राइगोनल को आप रोम्बोहेड्रल भी लिख सकते हो। इसके हाँ हाँ आएंगे अनामिका बेटा, इसके क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी यहीं पे लर्न करवा के भेजूंगी, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। ट्राइगोनल को रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं। क्या हुआ? CTOMTTH, ठीक है, CTOMTTH, ठीक है बच्चे जी, बोलो ये तो नाम याद है। रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एज लेंथ, मतलब जो जिसको मैं एजिस बोल रही थी, एज लेंथ, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एंगल्स, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, क्योंकि एक्सिस पे है तो एक्सियल एंगल्स, ठीक है। करें शुरू? यस मैम। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो जो आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में है टेबल शायद मेरे में तो 1.3 है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, उसको एक बार नजर मार लेना, वो पेपर में नहीं आते, मेन वही आता है जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज लेंथ की। देखो कैसे याद करोगे, क्यूबिक में आप ध्यान रखो बस, जो A B
और जो सी होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या है? ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, और जिनके एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, तीनों के तीनों किसके बराबर होते हैं बच्चा? 90 डिग्री। फिर नीचे आओगे, नीचे आने पे क्या होना चाहिए कि नीचे आने पे क्या होगा कि एक काट दो, मतलब जो आपका ए बी सी है ना, एक को क्या करो अनइक्वल कर दो। तो मैं क्या कर रही हूँ, ए बी के इक्वल है बट बी सी के इक्वल नहीं है। ए बी के इक्वल है लेकिन सी के इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल इसमें क्या है? इक्वल है। इसमें अल्फा बीटा गामा, बस सुनते रहो ध्यान से और यही लर्न करके जाना। अल्फा बीटा गामा 90 है। ऑर्थोरोम्बिक में मैं तीनों को ही हटा देती हूँ, ना तो ए बी के इक्वल है ना ही बी सी के इक्वल है, ना ही ए बी के इक्वल है ना ही सी के इक्वल है। तो लेकिन एंगल इसमें भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। मोनोक्लिनिक में क्या होगा? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ट्राई क्लिनिक में भी बच्चे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इजी लग रहा है ना? कुछ है ही नहीं। ट्राइगोनल में क्या करोगे? क्यूबिक से दोबारा चालू हो जाओ। क्यूबिक वाला क्या था? ए बी सी तीनों इक्वल है। हेक्सागोनल में क्या करोगे? क्यूबिक से नीचे वाला आ जाओ। ए बी इक्वल है लेकिन सी के इक्वल नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। इसलिए बोला अगर मैं इस वाले तरीके से याद करोगे तो सही रहेगा। ठीक है मैम, एंगल का और बता दो। सीटीओ का तो सही सीन है, मोनोक्लिनिक का बता दो। मोनोक्लिनिक का ना थोड़ा सा बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ। ध्यान रखना कि दो एंगल तो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, लेकिन तीसरा वाला 90 के इक्वल नहीं होता है। वो तीसरा कुछ भी हो सकता है, फिर या तो अल्फा गामा 90 होगा, बट कोई तीसरा वाला 90 के बराबर नहीं होगा। किस में नहीं होगा बच्चे? मोनोक्लिनिक में नहीं। ठीक है। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है? ट्राई क्लिनिक वाला तो बड़ा ही अनसिमेट्रिकल सिस्टम है भाई। अल्फा बीटा गामा ना तो इक्वल होते हैं ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। फिर बोल रही हूँ, अल्फा बीटा गामा ना तो वो खुद इक्वल होते हैं ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। क्लियर है? यस मैम। इसमें क्या होता है? ट्राइगोनल में क्या होता है? अल्फा बीटा गामा मस्त बराबर तो होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। ये भी बच्चे भूल जाते हैं, तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ। व्हाट अबाउट हेक्सागोनल? ये इजिली लर्न कर सकते हो कि दो 90 के बराबर होते हैं और एक गामा 120 डिग्री के बराबर होता है इन केस ऑफ हेक्सागोनल। अब जल्दी से जो तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाक से रिवाइज करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको दे देंगे कि ए बी सी अल्फा बीटा गामा 90 है, बताओ ये कौन सा सिस्टम है? ठीक है। ए बी नॉट इक्वल टू सी अल्फा बीटा गामा 90, बताओ ये कौन सा सिस्टम है? ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे बच्चे मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, तो आपका क्यूबिक वाला कौन सा सिस्टम है? मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है। और अगर वो पूछे मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, तो बताओ, बस बोलो, चुप क्यों हो गए? ठीक है, ठीक है जी, ओके मैम। ये ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं उस पे मैं आऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव नहीं बताया है कि ये होते क्या है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये याद हो गए 7 क्रिस्टल सिस्टम? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एनसीईआरटी से ही मैंने इसकी स्निपिंग ली है। यहाँ पे सारे तरह के आपके सातों के सातों क्रिस्टल सिस्टम बने हुए हैं, सबके एंगल्स दिखा रखे हैं कैसे कैसे हैं, तो मैं इसको दोबारा से नहीं बता रही हूँ। हाँ जी साइस्टा। मैम वो टाइप्स ऑफ यूनिट जो लिखाए थे ना आपने, वो वाला एक बार दिखा दीजिए स्लाइड। हाँ ये लो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट शेप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी नेक्स्ट पे मैं आ रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब पार्टिकल्स की पोजीशन किस किस तरीके से है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल पे। क्या वो कॉर्नर्स पे बैठे हैं, क्या वो कॉर्नर के अलावा भी कहीं बैठे हैं, तो वो वाली सारी चीजें मैं इसमें अभी डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। ठीक है, ओके मैम। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, 3D मॉडल्स भी दिखाऊंगी। मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे इसका ही गूगल का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। हाँ जी राधिका। मतलब हमने जो एक तो शेप के बेसिस पे समझ लिया है, तो इसलिए हाँ। हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
पोजीशन के बेसिस पे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आगे देखो। प्रिमिटिव यूनिट सेल बच्चे मैंने अभी आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव को ही क्या बोला गया है, सेंटर्ड यूनिट सेल बोला गया है। ठीक है, ठीक है। तो मैम ये प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है, लिखो यहाँ पे। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लिखो बच्चे, बहुत जरूरी है लिखना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ किस पे प्रेजेंट होते हैं, क्यूब के। जैसे क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8। तो वो जो पार्टिकल्स बोलो, एटम बोलो, आयन बोलो, मॉलिक्यूल हो, वो हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके शक्ल भी दिखाऊंगी, टेंशन मत लो। सेंटर्ड में क्या होता है, सेंटर्ड में क्या होता है, आप 3 तरह के पढ़ते हो इसमें सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन कौन से बच्चे, एक तो पढ़ते हो आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एक पढ़ते हो आप क्या बोलते हो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक आपका होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बस ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये वाला इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूंगी। ठीक है, फेस सेंटर्ड में क्या होते हैं बच्चे, लिखो लिखो, मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ कि जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, प्लस और कहाँ होते हैं, और कहाँ होते हैं, फेस सेंटर पे होते हैं। अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, सिर्फ लिख लो, मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगी मॉडल के थ्रू। ठीक है, फेस सेंटर पे भी होते हैं। बीसीसी में क्या होते हैं, इसका नाम क्या है, बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और जब मैं बात करूं एफसीसी का मतलब क्या है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब अगर उसमें पार्टिकल्स आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो साथ ही साथ कहाँ होंगे, आपके फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस मैम। बीसीसी क्या है बच्चे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, और साथ में कहाँ होते हैं, बॉडी सेंटर पे भी होता है। मतलब अगर मैं मेरे रूम में बैठी हूँ, मेरा रूम कैसा है, किस टाइप का है, क्यूबॉइड टाइप का है। ठीक है, तो अगर 8 कॉर्नर्स है, तो बीच में क्या बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ बैठी हूँ, बिल्कुल बीच में बैठी हूँ, बॉडी सेंटर में बैठी हूँ। समझ रहे हो? ठीक है, अगर मैं बात करूं एफसीसी की, तो मेरे 8 कॉर्नर हैं, 6 फेसिस हैं, तो 6 फेसिस पे मैंने क्या है, 6 फेसिस पे आपके क्या बैठे हुए हैं, आपके एटम बैठे हुए हैं। उनका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है जी, यस मैम। ओके। इसमें क्या होता है, एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ अल्टरनेट फेसिस पे होते हैं आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अल्टरनेट फेसिस पे होते हैं। बस ये इतना ध्यान देने वाली बात नहीं, पेपर में नहीं आता। मेन हमारा काम रहेगा सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव को आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हो, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिकल, आपका जो एटम है, वो प्रेजेंट है कॉर्नर पे। एफसीसी, बीसीसी, ये 3 चीजें हमें पढ़नी है डिटेल में। क्या मैं शक्लें दिखाऊं इनकी सबकी? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब ना मैं आपको ये दिखाने की बजाय ना, मैं आपको ना आपको थोड़ा सा 2 मिनट वेट करो, मैं आपको वो मॉडल के थ्रू दिखाती हूँ। ठीक है, हाँ मेरे को पूछना था कि मतलब ये वाले जो यूनिट सेल पढ़ रहे हैं हम, ये क्यूबिक के बारे में पढ़ रहे हैं हम? नहीं, मैंने अभी बोला आपको 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव और आपका नॉन प्रिमिटिव। हाँ, अभी ये क्यूब ही है, क्यूब में ही मैंने नाम दिया ना, क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्यूबिक का जब भी आए नाम, तो समझ जाना सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है आपके पार्टिकल। जब बात आएगा फेस सेंटर्ड पे, तो मतलब उसमें तो प्रेजेंट है ही, कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ ही साथ फेस सेंटर, लेकिन किसमें, एक क्यूब में। क्योंकि मैं बार बार एक रूम का एग्जांपल लूंगी, और हमारा रूम क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो मैं एक मिनट, मेरी स्क्रीन, हाँ देखना एक बार, विजिबल है बच्चे?
Yes, ma'am. Yes. तो बी रेडी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, एक सेकेंड रुको। हाँ जी, एक सेकेंड दो मेरे को। देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ पहले सिंपल क्यूबिक का, ध्यान से देखना। सबको विजिबल है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मैं आपको ना पूरे लैटिस की कहीं भी बात नहीं करी, अब मैं बात करूंगी सिर्फ यूनिट सेल की। हमें ये देखना है कि उस एक, अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं तो जो मैंने वो एटम्स को रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में। मतलब मुझे क्या निकालना है एट द एंड, की टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप देखो, जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, इधर ध्यान से सुन लो। अपने रूम में बैठे हो, रूम में क्या है, 8 कॉर्नर है। तो ये नहीं कि एक कॉर्नर में एक एटम है, उस कॉर्नर में जो आपका एटम है उसका 1/8 पार्ट ही, 1/8 पार्ट ही आपके रूम में आया हुआ है। बाकी 7/8 का है, बाकी क्या है, बाकी उसमें रूम्स में जो है वहां पे घुसा हुआ है। मतलब बाकी एडजेसेंट यूनिट सेल में क्या है, 7/8 पार्ट है। जो जिस रूम में मैं बैठी हूँ वहां पे कितना पार्ट आ रहा है, सिर्फ उस एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है। क्या आप इस फिगर से देख पा रहे हैं? ये चल क्यों नहीं रहा? क्या आप देख पा रहे हैं बच्चे? इधर देखो, इधर देखो, ये देख पा रहे हो? आपका ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट से, ये 1/8 पार्ट ही है बस। देख पा रहे हो? देखो, Yes, ma'am. ये देखो 8 कॉर्नर्स पे हैं, तो ये आपका 1/8, जिस रूम में आप बैठे हो ना उसमें सिर्फ 1/8 पार्ट आ रहा है। बाकी 7/8 पार्ट कहाँ है? बाकी उसके साथ वाले एडजेसेंट यूनिट सेल में है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना कितना पार्ट है एटम का? 1/8 पार्ट है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि उस पूरे यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो क्या बोलोगे? कि मैम क्या, कि 8 कॉर्नर्स हैं और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 पार्ट है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम हो गए? 1। यानी कि जो ये ऊपर आपको ये दिखाई दे रहे हैं 4, इन 4 को बेटा एक मिनट रुक जाओ, इन 4 को मिला के आधा बनेगा यूनिट, आधा आइटम बनेगा। और जो ये नीचे वाला है, देखो इधर मैं थोड़ा रोटेट नहीं कर पा रही हूँ, जो ये नीचे वाला, इन 4 को मिला के आधा बनेगा और टोटल कितना आइटम बन जाएगा? 1। तो इस पूरे यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? जल्दी बोलो। 1। ठीक है, पता चल गया कितना है? 1/8 पार्ट आपके रूम के हिस्से में, बाकी 7/8 पार्ट कहाँ है? दूसरे एडजेसेंट। ठीक है, हाँ राधिका बोलो अभी। ठीक है, हो गया? मैम नहीं आया। क्या नहीं आया इसमें बेटा? चलो ठीक है, एक और समझाती हूँ मैं। इधर आओ राधिका, इधर आओ। ये देखो, ये आपको दिख रहा है बच्चे सबको? ये आपको दिख रहा है सबको? ये क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो ये 8 एटम्स हैं वो तो कॉर्नर पे हैं, जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, एक पूरा क्या है, बॉडी सेंटर्ड में है। क्या आप लोग देख पा रहे हो? ठीक है, तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे यूनिट सेल में, तो आप बोलोगे मैम 2 होंगे। एक तो पूरा बॉडी सेंटर्ड का प्लस जो आपका कॉर्नर्स था 8 × 1/8। मैं ये लिखवाऊंगी भी, सी टेंशन मतलब, भी सिर्फ समझ लो कि मैं दिखा क्या रही हूँ। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ बोलो राधिका। ये 1/8 पार्ट क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। बच्चे जो ये आपको दिख रहा है ना, जो ये आपको हैंड दिख रहा है, ये जो आप जिस, रुको छोड़ो, मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले ये देख लो। बाकी मैं उस जो मेरे पास फिगर लगी हुई है स्लाइड में उससे समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चे ये वाला। ठीक है,
ये क्या दिख रहा है आपको? देखो बच्चे, फेस सेंटर्ड दिख रहा होगा आपको, दिख पा रहा है? सारे कॉर्नर्स पे हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं। मेरे रूम में जहां मैं बैठी हूँ, अपने रूम में जहां तुम बैठो, वहां देखो, इमेजिन करो, क्योंकि इमेजिन करना बहुत जरूरी है वरना फंस जाओगे। ठीक है, मेरे रूम में जहां मैं बैठी हूँ वहां पे 6 फेसेस है, तो अगर मैं एक फेस पे एक एटम को गड़ा देती हूँ तो मेरे रूम में सिर्फ उसका आधा ही हिस्सा आएगा, आधा कहाँ आएगा? दूसरे वाले रूम में जाएगा। समझ पा रहे हो? इसको देखो, ये देखो, आधा तो जहां मैं बैठी उसमें और आधा बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, देख रहे हो? तो टोटल 6 फेसेस हैं। ठीक है, 4 ये, एक ऊपर और एक ये नीचे। समझ गए? तो ये तो थी इसकी फिगर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाऊं, राधिका यहाँ पे देखो, देखो सबसे पहले मैं बता रही थी आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल, जहां पे ये देखो ये ओपन स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जहां पे ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चा? कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। लेकिन ये एक्चुअल में दूर दूर नहीं होते हैं, ये बहुत पास पास होते हैं। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ कितना पार्ट है? ये आपका 1/8 पार्ट ही है एक यूनिट सेल में, राधिका। समझ रहे हो? एक पूरे एटम का 1/8 पार्ट ही है। जिस रूम में आप बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, कॉर्नर को देखो, तो कॉर्नर में अगर मैं एक घुसा दूं एटम, तो उसका 1/8 पार्ट ही आपके रूम में होगा, बाकी 7/8 दूसरे वाले रूम्स में होगा। क्लियर है? यस मैम। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? तो अगर मैं बोलूं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल, अगर मान लो मुझे इसका निकालना हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, या सिंपल ये बोलो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे यूनिट सेल में, तो आप बोलोगे मैम टोटल तो 8 है, क्योंकि 8 कॉर्नर पे है और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे बच्चा? 1/8। राधिका क्लियर है अभी? यस। ठीक है, चलो उसके बाद मैं बात करती हूँ फेस सेंटर्ड पे। ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? मैम कॉर्नर पे तो है ही, इसको मैं जेड इफेक्टिव के नाम, जेड इफेक्टिव से भी डोनेट कर सकती हूँ, डोनेट कह रही हूँ, डिनोट कर सकती हूँ। जेड इफेक्टिव क्या है? यही है, कंट्रीब्यूशन ही है एटम्स का। अगर मैं बात करूँ फेस सेंटर्ड की, तो मैम वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ फेस पे भी होंगे। राधिका इधर देखो, सारे देखो, 6 फेस हैं, इस फेस पे भी प्रेजेंट है, इस फेस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, और देखो एक आगे वाला फेस होगा और एक पीछे वाला फेस होगा। तभी मैंने 3D में दिखाया था, क्योंकि इसमें तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि 2D में है। ठीक है जी, समझ पा रहे हो? ये देखो, इसमें देखो। और अगर मैं जहां जिस रूम में बैठू, अगर मैं अपने फेसेस पे देखूं, जो मेरे ये, मान लो मैंने जिस रूम में आप बैठे हो, एक एटम में यहाँ पे रख दूं, तो उसका आधा हिस्सा तो मेरे रूम में आएगा और आधा हिस्सा कहाँ जाएगा? बाजू वाले रूम में जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कंट्रीब्यूशन किस किस वजह से आएगा? एक तो जो कॉर्नर पे है 8 × 1/8, राइट? और टोटल फेस सेंटर पे कितने आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है? 6, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? हाफ, 1/2। तो टोटल कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? व्हेन आई एम टॉकिंग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि मैम बोल रही हैं कि कॉर्नर्स पे भी होंगे और फेस सेंटर पे भी होंगे। मैम ये वाली बता दीजिए दोबारा। अनामिका, बच्चे, जैसे आप एक रूम में बैठे हो, आपके 6 फेसेस है ना? 1 2 3 4 5 6 है ना? 6 फेसेस है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं और साइड में। यस मैम। तो आप ये देखो, अगर मान लो मैं एक फेस ले लेती हूँ मेरी वॉल का, उसमें मैं एक एटम को रख दूं, तो मैं क्या होगा? आधा हिस्सा तो मेरी तरफ आएगा, मैं जिस रूम में मैं बैठी हूँ, और आधा कहाँ जाएगा? बाजू वाले रूम में। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? एक का 1/2। यस मैम। आधा, अगर टोटल 6 हैं, पर मेरे रूम में तो आधे ही आए ना, तो 6 का आधा कितना हो गया? 3, और एक इसका आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 4। क्लियर है? यस मैम। ओके, व्हाट अबाउट सबसे इजी तो बॉडी सेंटर्ड है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कॉर्नर्स पे रहेगा और एक बॉडी में रहेगा। जैसे मैं बैठी हूँ मेरे रूम में, मैं क्या हूँ? बॉडी सेंटर वाला हूँ, पूरा का पूरा बैठी हूँ मैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है मेरा कितना हिस्सा है, पूरा का पूरा हिस्सा ही मेरा है। ठीक है, तो अगर मैं जेड इफेक्टिव निकालू इसमें, तो क्या निकालूंगी? कॉर्नर्स की वजह से होगा 8 × 1/8 + 1
मैम 2 टोटल नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विल बी 2 होगा। तो मुझे बताओ, थोड़ी थोड़ी चीजें इमेजिन कर पाई? मैंने ट्राई तो किया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चल। और अगर आपको 3D मॉडल वो दोबारा देखना है ना, सिर्फ गूगल पे सर्च करना 3D मॉडल ऑफ FCC BCC, वो आपके आगे आ जाएगा, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि वो ना मेरा मूव नहीं हो रहा था इससे कर्सर से। ठीक है, एज सेंटर्ड होता है बच्चे, एक आपका एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी होता है, एंड सेंटर्ड भी होता है। एज सेंटर्ड में क्या है, सिर्फ ये ध्यान रखो, वो मैं इसलिए बता रही हूँ इसका क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो एज सेंटर्ड में क्या होता है बच्चे, आपके कॉर्नर्स पे तो होते ही आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, प्लस कहाँ होते हैं, एज सेंटर पे भी होते हैं, एजिस पे भी होते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना, कॉर्नर का तो आपको पता ही है। और आपकी टोटल 12 एजेस हैं, तो हर एक का कितना कंट्रीब्यूशन होता है ध्यान रखना, 1/4 होता है। ठीक है, मतलब जो आपके एज पे वो पार्टिकल है ना, उसका 1/4 है, बाकी जो 3/4 है वो बाकी आजू बाजू वाले कमरों में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा देखना एक बार, 4 ठीक है, तो इसका Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि मेरे को आपको बच्चे क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो शैल आई मूव टू क्वेश्चन करूं? Yes, Start? ma'am. चलिए, तो जितना सीखा है उसकी प्रैक्टिस करनी है मुझे, आप सबको भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना बच्चे और ट्राई करना कि हैंड रेस करो। सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन है, 7 to 10 क्वेश्चन है, आपको फील आ जाएगी जो आज पढ़ा है। देखो इधर, आपके पास कोई एक्स है, वो मेल्ट कर रहा है लो टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनना, और वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लिक्विड में भी और सॉलिड स्टेट में भी। आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज एक्स। ये मैंने जेई के क्वेश्चन इसलिए उठाया, मुझे नीट में मिले नहीं है। तो आप मुझे पहले ये बताओ, लो टेम्परेचर मतलब जो लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाए, बताओ। मैम मॉलिक्यूलर। हाँ, मोलिकुलर। मॉलिक्यूलर। जिंक सल्फाइड तो आपका आयनिक है, वो तो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। सिलिकॉन कार्बाइड आपका कोवेलेंट है, या बहुत हार्ड होगा। CCl4 देखो, Yes, ma'am. Mercury होगा. B option. B option. होगा या उस पे होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट पे। मैम CCl4 आंसर. CCl4 होगा। मर्क्यूरी तो वैसे लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा बच्चे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इसका आंसर CCl4 होगा। जो वो टेबल है ना आपकी, उसमें देखो, जो सॉरी जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई, उसमें ध्यान, मॉलिक्यूलर. हाँ ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो ध्यान रखना, वहां पे स्पेशल आपको मेंशन किया हुआ है कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। हाँ यस सर, लो टेम्परेचर तो यही होता है। हाँ अंकुश बोलो। No, ma'am. Next question. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। आपसे क्या पूछा हुआ है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बताओ सिंपल में कितने होते हैं? सेंटर्ड में 2 और इसमें 4, तो ऑप्शन बी। 2 रेशियो 4। B option होगा. सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, बस 10 मिनट का काम है, चुपचाप बैठ। सेकंड। Which of the following exists as covalent crystal in the solid state? Ma'am B. Silicon. ये सारे क्या हैं? आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। I2, S8, P4, ये क्या है बच्चे? सारे के सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट करो बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ Molecular solid. ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करे बिना मत जाना। विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एज लेंथ ABC एंड ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90? मतलब ये भी नहीं होना चाहिए मैम ट्राइक्लिनिक। Triclinic. वेरी गुड, राइट।
CTOM टेट्रागोनल टेट्रागोनल में नहीं होगा, उसमें तो इक्वल होता है ना बेटा, टेट्रागोनल में तो टेट्रागोनल में ये कंडीशन होती है ना, 90 to equal होते सारे एंगल। ये भी नहीं होती है। एक मिनट रुको बच्चे, टेट्रागोनल में क्या होता है कि दो जो एज लेंथ है वो बराबर होती हैं, थर्ड वाली अनइक्वल होती है, ठीक है, और ये रहता है, और एंगल ठीक होते है, हैं। तो ये रहता है आपका टेट्रागोनल का, ठीक है, वही ध्यान रखना, CTOMTTH, CTOMTTH बस। नेक्स्ट आओ, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में द रिलेशन ऑफ साइड एंड एंगल आर रिस्पेक्टिवली। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, तीनों तो बराबर नहीं होती, दो बराबर होती हैं लेकिन एक थर्ड वाला बराबर नहीं होता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। सी। अब आ जाओ यहाँ पे खेल, अब ये होते हैं असली क्वेश्चन जो नीट में पूछते हैं, इधर आओ, ये मैं कराऊंगी, इसके बाद वाला जो होगा वो आप करेंगे, ठीक है, इसलिए पहले प्लीज ध्यान से देख लो। ये जिन स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है, कोई डाउट है क्या बच्चे? नहीं मैम। ओके, नो मैम। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, नीचे वाला जो 9 अप्रैल को आया हुआ है, पूछा हुआ है 2014 में, वो अब सुन लो, मैं करा रही हूँ, ध्यान से देखना। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है मैम? कॉर्नर्स पे भी होंगे मैम, फेस सेंटर्ड पे भी होंगे, हाँ या ना? यस मैम। तो वो ये बोल रहा है बिल्कुल लाइन वाइज जो उसने पूछ रखा है वैसे ही चलेंगे। तो जो ए है वो कॉर्नर पे है, ठीक है, मतलब जो ए वाले एटम्स है वो कॉर्नर पे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? वो बोल रहे हैं कि जो बी वाला है वो किस पे है? फेस सेंटर्ड पे है, यानी कि 1/2 यस मैम। 3। जी। लेकिन एक और चीज इसने बोली कि इफ एटम बी, जो बी वाला एटम है ना, इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट, वो किसी एक फेस सेंटर से मिसिंग है, तो वो बोल रहे हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग बता दो फॉर्मूला क्या होगा। यानी कि पहले जो 6 प्रेजेंट है उसमें से एक क्या हो चुका है? मिस हो चुका है, तो क्या रह जाएगा? 1/2 into 5, 1/2 into 5, यानी कि 5/2, यानी कि A B 5/2। तो क्या बन जाएगा? 2 को उधर लेके जाओ, A2 B5, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये तीनों एक टाइप से ही हैं, जल्दी तुम करो ये वाला क्वेश्चन एंड मुझे बताओ कि होगा क्या, निकालो इसका आंसर, और जिसका ये हो जाएगा नीचे वाला करेगा। बस 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छोड़ दूंगी। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। मैम AB2। AB2 ठीक है, मैं निकाल के देखती हूँ। AB2 मैम बी। मैम बी। बी। अपने जो आंसर है प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, तुम्हारे जो भी आंसर है प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। डी ओके, अनामिका इज सेइंग ए। बी, मुझे लग रहा है बी होगा, देखते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में वो बोल रहे हैं कि जो एटम ए है वो कॉर्नर पे है, तो 8 into 1/8 होगा कंट्रीब्यूशन, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। एंड व्हाट अबाउट बी? बी बोल रहा है कि फेस सेंटर पे, यानी कि 1/2 into 6 यानी कि 3, लेकिन वो बोल रहा है कि 2 एटम मिसिंग है कॉर्नर पॉइंट से, तो कितने हैं? 8 होते हैं टोटल, 2 मिसिंग है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 6/8। कहाँ गलती करी बताओ जल्दी। क्या ये क्या था? ले लिया था। और बी, ध्यान, फिर बोल रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना जैसे तुम करते हो, चाटा लग जाएगा, ध्यान रखना इसमें। ये चीज बच्चे बहुत करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, नहीं, जो जैसे है उसके नीचे वही रखो, जो जैसे है उसके नीचे वही रखो। तो ये क्या हो जाएगा? A6 8 3 एलसीएम ले लिया मैंने 24, तो इसको सिंपलेस्ट में चेंज कर दो, AB4 सिंपलेस्ट
कंपाउंड मैंने बना दिया। सिंपलेस्ट फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो करोगे। अगर आपके पास ऑप्शन में A6B24 भी होता और AB4 भी होता तो आप AB4 को ही टिक करते। ध्यान रखना, इसमें आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करके आना है। क्लियर है? यस मैम। जहां जहां तुम लोगों ने गड़बड़ की वहां वहां देख लो कहाँ फंस गए तुम। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, एक आयनिक कंपाउंड है, ये तुम करो। जो A आयंस है वो कहाँ है? क्यूब में है, और B वाले किस पे हैं? फेस पे हैं। तो बताओ, ये तो बहुत सिंपल हो गया मैम बी। ये तो B हो गया, 1/8 1, और ये ½ × 6 हो गया 3। अगर तुमने रिवाइज नहीं करा तो 101% है, भूल जाओगे कि मैम हाफ किसका, फेस का कितना कंट्रीब्यूशन था, बॉडी सेंटर्ड में कितना था। तो रात को सोने से पहले रिवाइज करोगे और मैं आपको वो भेज दूंगी मटेरियल। मतलब वहीं पे सर्च करना जहाँ पे मेरे जनरली नोट्स मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, जो अभी तक मिलते आ रहे हैं, फोटोन 12 वाले में ही अपलोड करूंगी मैं। मैम कब करोगे? रात तक कर दूंगी बेटा। ओके मैम। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, 2002 में आया हुआ है। सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन BCC एंड FCC टाइप क्रिस्टल रिस्पेक्टिवली, then the number of atom of sodium and magnesium present in the unit cell of their respective crystal. Na क्या है? BCC टाइप है, तो कितने का कंट्रीब्यूशन हुआ? 2। मैग्नीशियम क्या है? FCC, तो कितना हुआ? 4। तो 2 and 4 will be the correct option। बस खत्म। तो आज की क्लास के लिए इतना ही कराना था मैंने। आई होप कि समझ में आया होगा। आई नो नया चैप्टर है, कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। यस मैम।